हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सीए एग्जीक्यूटिव न्यू बैच में। सबसे पहले सभी को बधाई हो CSET में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, मैं CS विजय माखीजा आपको कंपनी लॉ और सेटिंग अप बिजनेस और सेकंड ग्रुप के अंदर सिक्योरिटीज लॉ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव, CSET के बाद CS एग्जीक्यूटिव दूसरी स्टेज होती है और इसके बाद लास्ट स्टेज होती है हमारी CS प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर मेरे बच्चे, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आप लोगों के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी लॉ, सेटिंग अप बिजनेस, JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ है, जनरल लॉ है, और अकाउंट और FM। ये 4 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 में आपके। और ग्रुप 2 में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट होते हैं, सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट होता है, एक होता है ECIPL, एक होता है आप लोगों का टैक्स जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ये जो आपका पेपर है मेरे बच्चे, ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का आपका ग्रुप 1 होगा। और ग्रुप 1 में पास होने के लिए कम से कम आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 200, यानी कि इसको बोलते हैं 50%। कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होंगे, एज वेल एज एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर भी चाहिए होंगे, यानी कि 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में। 40% एंड एग्रीगेट आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे मेरे बच्चे? 50%। ठीक है सर, 200 से कम आ गए तो बेटा फिर नेगेटिव रिजल्ट है, समझ में आया? ठीक है, तो कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 200। इसी तरीके से ग्रुप 2 में जो 3 सब्जेक्ट हैं वो भी 100 नंबर के हैं। टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? 300। और यहां पे भी आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 150, मतलब 50%। और एक एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे? एटलीस्ट 40। तो 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इंडिविजुअल में। बोलो आया मेरे बच्चे? ठीक है सर, हम लोग एक ग्रुप दें कि दोनों ग्रुप दें? पहला क्वेश्चन तो हमारे मन में ये आता है कि एक ग्रुप दें कि दोनों ग्रुप दें। तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 8 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं, तो बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि 7 सब्जेक्ट 7 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब बोथ ग्रुप देने से फायदा क्या है? सब बोथ ग्रुप चलो दे देते हैं, फायदा क्या है? पहला, AIR आने के चांसेस। दूसरा, पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर कैसे पास होने के चांसेस ज्यादा? बेटा एक तो हमारी बॉडी में कभी कंफर्ट लेवल का एक हार्मोन आता ही नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप, टेंशन, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, कंफर्ट लेवल में आ ही नहीं सकते। फेल होने का पहला ही रीजन है कंफर्ट, समझ में आया? दूसरा है सेट ऑफ। सर सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सुनना, मान लो आपने फर्स्ट ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप में आपके 220 नंबर आ गए, कितने मार्क्स आए? लेकिन यहां पे आपके 140 ही मार्क्स आए। मुझे बताओ सेकंड ग्रुप में कितने मार्क्स चाहिए थे? कितने आए आपके? मतलब 150 चाहिए थे ना, कितने आए? अगर अलग अलग देते तो सेकंड ग्रुप क्या होता? फेल। लेकिन बोथ ग्रुप दिया है तो सेट ऑफ मतलब आपका पेपर 700 नंबर का है, उसमें से कितने मार्क्स चाहिए आपको? 350। अगर आप देखोगे यहां पे आपके मार्क्स 360 हो रहे हैं, तो आप फर्स्ट ग्रुप भी पास हो गए, सेकंड ग्रुप भी पास हो गए, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एक्सेस मार्क्स आपके किसमें सेट ऑफ हो जाएंगे मेरे बच्चे? सेकंड ग्रुप में, या ऐसे सेकंड ग्रुप के एक्सेस फर्स्ट ग्रुप में।
समझ में आया? अब देखो, जो बच्चे CSET जनवरी 25 में पास हुए हैं, जो भी बच्चे CSET जनवरी 25 में पास हुए हैं, उनको कौन सा अटेम्प्ट मिलेगा, कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए? तो सुनना, जनवरी 25 में जिनके भी रिजल्ट आए हैं, ICSI में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, ICSI में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी। 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो आपका जो एग्जाम होगा आपको जून में मिल जाएगा, जून 25, लेकिन सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप। अब आप फर्स्ट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं। अगर आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव में ICSI की वेबसाइट से करवा देते हैं तो, समझ में आया? सर बोथ ग्रुप बेटा दिसंबर, बोथ ग्रुप दिसंबर में मिलेगा। सर इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? सर इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मेरे बच्चे जुलाई तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा के आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हैं। तो ये आप लोगों की क्या रहेगी प्रोसेस? आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं, बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें उस तरीके से। अब पेपर देने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना बेटा। अगर आप लोगों को पास होना है, वो तो होना ही है सर, तो स्टेप नंबर 1, आपके अंदर होना चाहिए डेडिकेशन। आज ही सोच लेना, नहीं है तो जगा लेना। फिर आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन, कि मुझे रोज पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। और इस तरीके से आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी क्या करनी है? अगर आपने क्लास में कंसिस्टेंसी रखी और रेगुलरली पढ़ा तो डेफिनेटली पास आउट हो। और इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करें। लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे बहुत आइडिया मिलता है। तो अगर आप लोगों ने ये CDD वाला फॉर्मूला अपना लिया, CDD कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ, और प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लिए, डेफिनेटली पास हो, डेफिनेटली पास हो। चलो, तो ये तो हो गया आपके CS एग्जीक्यूटिव का इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को ये सुंदर सी बुक पढ़ाऊंगा। इस सुंदर सी बुक जो ग्रुप 1 में आती है, जिसका पेपर कौन सा है? पेपर नंबर 2, यानी कि पहला पेपर आपके एग्जाम में होगा JIGL, सेकंड नंबर पे होगा ये। ठीक है सर, पेपर कैसे होते हैं? पेपर मेरे बच्चे, पहला पेपर फर्स्ट ग्रुप का होगा, दूसरा पेपर सेकंड ग्रुप का। जैसे 1 जून को फर्स्ट ग्रुप का पेपर, 2 जून को सेकंड ग्रुप का पेपर, ऐसे फिर 3 जून को फर्स्ट ग्रुप का पेपर, 4 जून को सेकंड ग्रुप का पेपर। ऐसे बोथ ग्रुप वालों को कंटिन्यू पेपर देने हैं। लेकिन जो सिंगल ग्रुप देता है उनको एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि एक एक दिन का बीच में तुम्हें गैप मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पेपर की प्लानिंग रहेगी। ये आपका पेपर नंबर 2 है मेरे बच्चे, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। बुक का नाम क्या है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। यहां पे आपका जो ये सब्जेक्ट है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है आपका 60 मार्क्स का है, और पार्ट B जो है आपका 40 मार्क्स का है। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर है। एग्जाम में क्वेश्चंस पार्ट A के अलग आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पार्ट B के अलग आएंगे। पार्ट A के अलग क्वेश्चन है, पार्ट B के अलग आएंगे। समझ में आया? पार्ट A सेपरेटली 60 नंबर, पार्ट B सेपरेटली 40। वैसे ये पार्ट जो आएगा ये 70 to 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी आता है। और इधर 60 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 40 नंबर का अटेम्प्ट करना पड़ता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में भी आने वाला है।
और पहला क्वेश्चन जो होगा वो केस बेस आता है। आपको एक पेज की केस स्टडी देते हैं और उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सब क्वेश्चंस होते हैं 5 4 नंबर के, या 4 होंगे 5 नंबर के, जैसा भी होगा वैसा। बोलो आया? तो ये छोटा सा सिलेबस है जिसमें आप लोग कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं? 19 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। कितने सेक्शंस कवर हैं? यहां पे अगर पार्ट बी में बात करें तो यहां पे आपके 96 से लेके 122 एंड साथ ही साथ आपके यहां पे 149 से लेके 205 ये सेक्शंस यहां पे कवर होंगे। और इस वाले सेक्शन में आपके जो सेक्शंस कवर हैं मेरे बच्चे, वो सेक्शन नंबर 1 से लेके 148, 1 से लेके 148, 206 से लेके 245 और एक 455। ये आपका सिलेबस, ये सेक्शंस यहां पे कवर है। और सबको पता तो है ही सही कि कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 470। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस ही हैं आपके इस बुक में। तो ये आपके बुक का क्या हो गया मेरे बच्चे? इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैंने आपको बता दिया, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो वक्त को जाया ना करते हुए सीधा अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको सिलेबस भी टाइम पे करना है। सिलेबस टाइम पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे एटलीस्ट 1.5 महीने की सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। अगर आपको 1 शॉट में क्लियर करना है तो कम से कम 1.5 महीने की सेल्फ स्टडी चाहिए। क्या रहता है? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? प्रॉपर्ली अपनी कॉपी मेंटेन करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 कॉपियां। मेरे सब्जेक्ट में आप लोग को 2 कॉपी मेंटेन करनी है। एक कॉपी में आपके कंसेप्ट रहेंगे। कंसेप्ट मतलब फ्लो चार्ट्स। हम जो कंसेप्ट लिखेंगे फ्लो चार्ट से लिखेंगे, जो आपके एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। उसको देख के आप इजीली चैप्टर को सोल्व आउट कर सकते हैं। और एक दूसरी कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सेपरेटली चैप्टर वाइज। राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन ऑनलाइन रहता है जूम एप्लीकेशन पे, और वीक में एक बार क्लास में। वीक में 3 दिन जूम सेशन पे रहता है और 1 दिन क्लास के अंदर रहता है। ठीक है, वीक में 1 बार और जूम सेशन पे 3 बार वीक में। तो ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी कॉपी अलग से होती है। और बेटा बोलना चाहूंगा कि कॉपी भी चेक होती है। कॉपी रेगुलरली चेक होती है और उसको कंप्लीट भी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। ठीक है। स्टेप नंबर 2, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना पड़ेगा जो डेली क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, 1 शॉट रिवीजन करना पड़ेगा। 1 शॉट रिवीजन मतलब आपको एक एक चैप्टर का फटाफट रिवीजन करना पड़ेगा। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। और स्टेप नंबर 4, आपको LMR लिखवाऊंगा मैं। LMR लास्ट मिनट रिवीजन, कि लास्ट टाइम पे एग्जाम में क्या रीड किया जाए, लास्ट टाइम एग्जाम में क्या देखा जाए, एग्जाम से पहले क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखने चाहिए। और स्टेप नंबर 5, मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस का टेस्ट एटलीस्ट 2 तो देने ही चाहिए, 2 से 3। अगर आपने ये स्टेप पूरी कर ली, मैं गारंटी दे रहा हूं डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट है, डेफिनेटली। उसके लिए आपको ये सारे काम कंप्लीट करने हैं एटलीस्ट 1.5 मंथ बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से 1.5 महीना पहले आपको 3 स्टेप्स पूरी करनी है रेगुलरली, और वो सिर्फ इसी फॉर्मूले से होगा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन भी अगर आप डगमगाए तो आप बैकलॉग में जाते जाएंगे, और बैकलॉग में जाने के बाद वहां से दलदल से कोई निकलता नहीं है। ठीक है। और ये 2 काम 1.5 महीने में करना है आपको। अगर आप ये चिंतन करोगे ना तो आपको खुद को लगेगा हाँ यार, इस प्लानिंग के साथ डेफिनेटली पास आउट है अपन। तो 1 शॉट में अगर आपको क्लियर करना है तो ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने लग जाता है ना तो यही चीजें भूलता है, और जो पढ़ रहा है बस वही देखता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये 5 स्टेप कॉपी के पहले पेज पे लिख के रखना।
ये होंगी ना, तो जब भी कॉपी खोलोगे आपको ये दिखेगा, फिर लगेगा हाँ यार मेरा टारगेट तो ये है, बाकी सब तो मोह माया है। तो मोह माया से बाहर निकलोगे तभी मोक्ष मिलता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो मैं मोक्ष उसकी बात नहीं कर रहा, मोक्ष बात कर रहा हूं हमारे पास रिजल्ट की, ठीक है। तो आइए हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जो क्या है मेरे बच्चे, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सर ये प्रैक्टिस क्यों लिखा हुआ है? प्रैक्टिस इसलिए लिखा हुआ है मेरे बच्चे, आप लोगों से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछना चाहता है। प्रैक्टिस मतलब बेटा ये जो सेपरेट है ना प्रैक्टिस, मैं अलग से प्रैक्टिस करवाता हूं प्रैक्टिस की, ये आपकी ऑन एन एवरेज 15 से 20 मार्क्स की एग्जाम में फ्री के नंबर है। सो ये तो जुगाड़ बन गई, 100 में से 40 चाहिए, 40 में से 15-20 तो आप यहीं दिलवा रहे हो। हाँ सर, लेकिन ये है क्या? प्रैक्टिस है कि आप सीएस बनने के बाद या आर्टिकलशिप करते समय वहां पे क्या क्या काम करोगे। पता है आप वहां पे क्या काम करते हो? कंपनी की जनरल मीटिंग का क्या बनाते हो? नोटिस। कंपनी में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, आपने नाम पढ़े हैं सीएसईटी में सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना, लेकिन ये बनते कैसे हैं? मीटिंग के मिनट्स और भी 2-3 चीजें और, तो ये चीजें एग्जाम में पूछता है बेटा, एग्जाम में पूछता है। नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है जनरल मीटिंग का, रेजोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, अपन ने बहुत पढ़ा है कि रेजोल्यूशन बनेगा, पास होगा, मिनट्स, तो ये सब मैं आप लोग को सिखाऊंगा अलग से। और एग्जाम में विश्वास मानना चाहो तो पेपर डाउनलोड करके देख लेना, 15 से 20 नंबर की आती है हर अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में। तो सोचो बेटा, पहली स्टेप है 40 नंबर, दूसरी स्टेप है 50, तीसरी स्टेप है 60+। तो पहली स्टेप पे जाना, सीधा 60 नंबर पे मत जाना। 40 नंबर में से 20 कवर हो गए, 20 और करने हैं। जिस दिन 20 और कवर हो जाए तो मन में बोल देना सही रास्ते पे हैं, लेकिन उस समय पे पता पड़े एग्जाम से 15 दिन पहले बोल रहे हो हाँ 40 नंबर तो आ गए। ये हमारा पहले का ड्यूरेशन, 1.5 महीना पहले तो मन में आ जाना चाहिए 60 नंबर कहीं नहीं गए। और 1.5 घंटे, 1.5 महीना जो बचेगा ना लास्ट में, उसमें आप 60 नंबर पक्के करोगे, जो आपने सोच लिए हैं कि 60 नंबर तो आ गए। 60 नंबर पक्के जो हो गए वो 1.5 महीने में पक्के होंगे रिवीजन के साथ, ऐसे बोलने से नहीं होगा। आया मेरे बच्चे समझ? तो ये प्रैक्टिस तो अलग ही सेशन है आपका, 15 से 20 नंबर, बाकी बचा आप कंपनी लो पढ़ना है। करें स्टार्ट? चलो, तो पहले हम हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, पहले मैं आप लोगों का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम बुक में से पढ़ेंगे, और उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाएंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले कैसे रिवाइज कर पाए, और उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शंस हैं? कंपनी लॉ में टोटल सेक्शंस हैं 470। कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। कंपनी लॉ कितने चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है? 29। टोटल कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं। और कंपनी लॉ में शेड्यूल्स कितनी हैं? कंपनी लॉ में टोटल शेड्यूल हैं 7, 1 से लेके 7 तक। टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं? 7, ठीक है। कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सर पूछिए। बेटा यहां पे लिखा हुआ है लॉ, और कभी कभी आता है कंपनीज एक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी बोलता है कंपनी लॉ और कभी बोलता है कंपनी एक्ट, तो सर दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ के अंदर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक्ट मतलब सिर्फ जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है। यानी कि अगर बुक का नाम होता कंपनीज एक्ट तो हमको सिर्फ क्या पढ़ाता? कंपनीज एक्ट। लेकिन हमारी बुक का नाम है कंपनी लॉ, इसके अंदर हम एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, नोटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस भी पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। मतलब कंपनी
लॉ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हमारी बुक के अंदर शामिल है। तो इसलिए हमारी बुक का नाम क्या है? कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट नहीं है। समझ में आया? ठीक है। और दूसरी चीज क्या क्या ध्यान रखनी है? अब मैंने बताया आप लोगों को मेन लिखना आना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस अपन करेंगे सही, लिखना आना चाहिए, लेकिन लिखने के लिए शब्द तो होने चाहिए। तो शब्द ध्यान रखना। कुछ शब्द मैं आपको बता दूं, कभी भी आप एक्ट लिखो तो ए कैपिटल लिखना, ए स्मॉल मत लिखना। ए हमेशा क्या लिखेंगे? अगर ए कैपिटल है तो ये कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, और ये एक्ट एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। जो भी हम कामकाज करते हैं, ध्यान रखना, जब भी आप लिखो सेक्शन नंबर दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ए हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ए हमेशा क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? कैपिटल। ए हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। डन। ए कभी स्मॉल मत लिखना। दूसरी गलती, कंपनीज एक्ट कैसे लिखा जाता है? कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लिखा जाता है। लिखते समय ध्यान रखना मेरे बच्चे, सी कैपिटल होना चाहिए, कंपनी नहीं IES लगाना, वाई की जगह क्या लगाना है? IES, और ए हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल। ये कोमा होना चाहिए, फिर उसके बाद 2013। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो लिखते समय हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने कैपिटल ए ना लिख के स्मॉल ए लिख दिया तो चाहे आपकी कंसेप्ट पूरी हो फिर भी 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं कॉपियां चेक करता था पहले ICSI की, इसलिए बता रहा हूं। हमारे पास इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता था कि अगर बच्चे को एक्ट लिखना ही नहीं आता तो उसको CS बनने का तो कोई हक ही। तो ब्लंडर मिस्टेक मत करना ये वाली। ए हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल। डन। ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, जहां शैल है वहां शैल लिखना, जहां में है वहां में लिखना। सर ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस है क्या? शैल मतलब कंपल्सरीली, लॉ में लिखा हुआ है शैल मतलब वो काम करना ही है, नहीं करोगे तो क्या लगेगी? पेनल्टी। लेकिन में चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। में मतलब क्या रहता है? ऑप्शनल। शैल मतलब क्या रहता है? कंपल्सरीली। तो ये हमारी थोड़ी सी बातें को हम लोगों को क्या देना है ध्यान में। एक और चीज, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, इन दोनों में भी ध्यान रखना। कहां रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है लॉ में, कहां प्रोहिबिशन लिखा हुआ है, दोनों में फर्क है। अगर लॉ में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आप ये काम कर सकते हैं लेकिन कंडीशंस को पूरा करने के बाद। यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक काम करना, जैसे अपन तो बोलते हैं सर रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन दोनों एक ही तो है, मना ही तो कर रखा है, नहीं, दोनों में फर्क है। प्रोहिबिशन लिखा हुआ है तो कतई मना है, जैसे हॉस्टल में 10 बजे के बाद आ ही नहीं सकते, बाहर सोना पड़ेगा। लेकिन लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन मतलब आ सकते हो, पेरेंट्स से बात करवा लो। रेस्ट्रिक्शन मतलब वो काम कर सकते हैं कुछ कंडीशन पूरी करने के बाद, लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब होता है कतई नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। तो बेटा देखो, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे एक शब्द की जगह दूसरा वर्ड लिखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जहां शैल है वहां शैल लिखना, जहां में है वहां में लिखना, जहां रेस्ट्रिक्शन है वहां रेस्ट्रिक्शन, और जहां प्रोहिबिशन है वहां प्रोहिबिशन। और सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए कंपनीज एक्ट कैसे लिखा जाता है, उसके बाद ही हम आगे पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस करता हूं कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ चीजें इंट्रोडक्शन से टाइप। कंपनीज एक्ट 2013, बेटा कंपनी एक्ट 2013 में ध्यान रखना, जैसे लिखना के कुछ तरीके बता दिए, वैसे पढ़ना भी आना चाहिए। लिखना तो आना ही चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं पढ़ना कैसे आना चाहिए, ये लिखा हुआ है ऐसे,
तो इसको कैसे पढ़ते हैं? हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 1, फिर क्लोज, फिर इसको क्या बोलते हैं? सब क्लोज। यानी कि पहले सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लोज और फिर सब क्लोज। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। तो पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी तो है। जब सीएस का इंटरव्यू देने जाएंगे हम आर्टिकलशिप से पहले, तो बोलना भी तो आना चाहिए। आपसे वहां पर रिटन टेस्ट भी होता है आर्टिकलशिप में, और बुलवाया भी जाता है, तो दोनों आना चाहिए। तो कैसे बोलते हैं? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। किंतु जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 में क्या आती है? डेफिनेशंस। जैसे उसमें आपने फेमस डेफिनेशन पढ़ रखी है प्राइवेट कंपनी की, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं मेरे बच्चे? सेक्शन, और इसको बोलते हैं क्लोज। सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन है ही नहीं, सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन नहीं है, सीधा ही क्या है? क्लोज। फिर क्या आ जाएगा? सब क्लोज। बाकी सेक्शन नंबर 2 के अलावा, 2 के अलावा 1, 3, 4, 5, 6 वॉट एवर आगे भी सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। लेकिन सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन नहीं है, पहले सेक्शन, फिर सीधा ही क्या है? क्लोज है। बोलो आया? तो होमवर्क दे रहा हूं, ये पता करके लाना क्लोजेस का मतलब क्या होता है। कल के लिए होमवर्क है। क्लोजेस का मतलब, क्योंकि क्लोजेस का मतलब पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि सेक्शन नंबर 2 में सब सेक्शन नहीं है। और क्लोजेस को क्लोजेस क्यों बोलते हैं? अभी तो मैंने बता दिया, सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन नहीं है, सीधा क्या है मेरे बच्चे? क्लोजेस। अब मुझे क्लोजेस का मतलब कल आप लोग बताओगे, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बता दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये थोड़ी सी बातें ये भी ध्यान रखना, पढ़ना भी आना है, लिखना भी सीखना है। बोलो आया समझ में? दोनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ मुझे जल्दी से, कंपनीज एक्ट, बार बार लिखे जा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कंपनीज एक्ट कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कंपनी का सी कैपिटल, कंपनी लिखोगे कि कंपनीज लिखोगे? कंपनीज, और एक्ट का ए 2013। अब मुझे बताओ कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनियों के ऊपर। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी के ऊपर। सिर्फ कंपनी के ऊपर? फॉरेन कंपनी के ऊपर या किसी और के ऊपर भी एप्लीकेबल है क्या कंपनी एक्ट? बस यही डाउट आ जाते हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, पहले इंट्रोडक्शन, बेस क्लियर करना है अपन को, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो किसका होता है? टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। टाइटल मतलब इसका नाम, क्या नाम है इसका मेरे बच्चे? कंपनीज एक्ट 2013। और किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो कंपनी एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? कंपनी के ऊपर, जो भी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनी की अच्छी सी डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स, कंपनी, कंपनी मीन्स बहुत बढ़िया, इंसान मीन्स इंसान, कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2000 और एनी प्रीवियस कंपनी लो, एनी प्रीवियस कंपनी लो। बोलो आया? तो कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो कंपनी एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है, या प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या है? रजिस्टर्ड। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंपनी। समझ में आया? क्या मैं बोल सकता हूं कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी? कंपनी का मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो इंडिया की कंपनी।
तो कंपनी मतलब, ठीक है। दूसरा, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी क्या एप्लीकेबल होता है? कंपनीज एक्ट। जैसे कई सारी बैंकें होती हैं, नाम के पीछे लिमिटेड आता है, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, नाम के पीछे लिमिटेड है, तो इनके ऊपर भी कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? ठीक है। फिर उसके बाद स्टेचुरी कंपनी। स्टेचुरी कंपनी का मतलब होता है जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेचुरी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, कौन सी? आईसीएसआई, आईसीएआई, और कौन सी है? सेबी, अलग से एक्ट ना, सेबी एक्ट। तो जो अलग से सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्टेचुरी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, घर में लाइट का बिल आता है, नाम के पीछे जितना लिमिटेड लिखा हुआ होता है, तो उनके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट। क्या एप्लीकेबल है? और किसके ऊपर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसके लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है, उनके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल है मेरे बच्चे? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट इन सबके ऊपर क्या रहता है मेरे बच्चे? एप्लीकेबल। कंपनीज एक्ट इन सबके ऊपर क्या रहता है मेरे बच्चे? एप्लीकेबल। आया? एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी? अभी आपने एक वर्ड पढ़ा, कंपनी। क्या मतलब था कंपनी का? इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20 में दे रखी है। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन से एक होती है फॉरेन कंपनी। क्या होती है फॉरेन कंपनी? इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 42। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी का मतलब यहां पे क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड, बात ही खत्म हो गई। रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, कंपनी नहीं है। क्या ये क्या फॉरेन की कंपनी कंपनी है क्या? तभी तो अलग डेफिनेशन है। इंडिया में रजिस्टर्ड होती तो किस में आ जाती? और अगर आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है तो क्या बोलेंगे? लेकिन साथ ही साथ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे होना चाहिए? इंडिया में। पीओबी कहां होना चाहिए? क्या फॉरेन कंपनी और कंपनी में डिफरेंस समझ में आया? क्या फॉरेन कंपनी और कंपनी में डिफरेंस समझ में आया? मेरा सिंपल सा डाउट, क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? हां बोलने से पहले बताना कि क्या इनमें 6 पॉइंट में शामिल है। तो फॉरेन कंपनी पे कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो डेफिनेशन क्यों दी? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सेक्शन नंबर 1 में क्या है? एप्लीकेबिलिटी। कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? कंपनी एक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एम आई राइट? क्या फॉरेन कंपनी पे भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है क्या? और मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, फॉरेन कंपनी के लिए कंपनी लॉ में अलग से सेक्शंस भी हैं, 379 से लेके 393। ये आपके सेटिंग अप बिजनेस में चैप्टर नंबर 2 में आती है, और चैप्टर नंबर 11 दो जगह लिखा हुआ है। ये सेक्शन है कंपनी लॉ के इसके ऊपर। तो बेटा कंपनी लॉ में सेक्शन तो है, कंपनी एक्ट एप्लीकेबल तो है, लेकिन जस्टिफिकेशन दो हाउ। सेक्शन नंबर 1 साफ बोलता है एप्लीकेबिलिटी, कंपनी एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या वो कंपनी है फॉरेन कंपनी? एक एक करके जस्टिफाइड करते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? सब पढ़ के दूंगा। कंपनी मींस इंडियन कंपनी। क्या इंडियन कंपनी है? तो पहले पॉइंट में कवर हो रही है फॉरेन कंपनी? बेटा हाँ, कैसे, कहां हो रही? नहीं हो रही है। पहला पॉइंट क्या है? इंडियन कंपनी। पहला पॉइंट, ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी है?
इंडियन कंपनी मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्या फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है? तो वो नहीं है। दूसरा, क्या फॉरेन कंपनी बैंकिंग कंपनी है? क्या इंश्योरेंस कंपनी है? क्या स्टेशनरी कंपनी है? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है? तो बेटा किसी में तो कवर ही नहीं हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, ये पूरा एक्ट किसने बनाया? पूरा एक्ट किसने बनाया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बोला है कि ये सेक्शन फॉरेन कंपनी पे लगवा दो, लगवा दो, लगवा दो, तो एप्लीकेबल तो है, लेकिन पूरा कंपनी लो नहीं, जरा सा पोर्शन, जरा सा पोर्शन। बोलो आया? अरे बोलो आया? बोलो आया? पक्का? तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में कभी नहीं आएगा लेकिन सोचने के लिए, नॉलेज के लिए, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है कि दोनों एक ही हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड, कुछ भी बोल दो। क्या इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है कि दोनों एक ही हैं? दोनों वर्ड एक ही हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अगर एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, बताओ भाई बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएं। वेरी नाइट, वेरी नाइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुनना मेरे बच्चे, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट यहां पे लिखा हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ओनली, वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट फॉरेन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर बनी हुई कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, अमेजोन, तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे, नहीं तो वो क्या है, सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। तो आप लोगों को ध्यान से लो पढ़ना है। लो में फॉरेन कंपनी लिखा हुआ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है। फॉरेन कंपनी लिखा हुआ है मतलब उसका इंडिया में ब्रांच ऑफिस तो है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो चाहे ना हो। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कंपनी लॉ में गिवन है, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन कंपनी लॉ में गिवन, तो सर जिसकी डेफिनेशन गिवन नहीं होती उसका डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, और डिक्शनरी मीनिंग क्या निकलेगा इसका कि ये कंपनी कहां बनी हुई है, आउटसाइड इंडिया। अब समझ में आया? तो लॉ पढ़ते समय हमको ध्यान से पढ़ना है कि वो फॉरेन कंपनी लिखा हुआ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल फॉरेन कंपनीज आर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? क्या ये लाइन बोल सकते हैं? एंड, या फिर एंड की जगह हम लिख देते हैं बट ऑल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर नॉट फॉरेन कंपनीज। यस और नो? सारी फॉरेन कंपनी क्या होती हैं, बाहर बनी हुई, बाहर रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन क्या सारी बाहर रजिस्टर्ड कंपनियां इंडिया में? समझ में आया? इंडिया में अगर व्यापार कर रही है तो फॉरेन कंपनी बोलेंगे, अन्यथा फॉरेन कंपनी सिर्फ नॉर्मली बोलेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोलो आया? बोलो आया? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? एक हमने डिस्कस किया मेरे बच्चे कंपनी। क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन,
कौन से सेक्शन में? 220। दूसरा एक हमने डिस्कस किया फॉरेन कंपनी, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 42। तीसरा हमने डिस्कस किया बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी डिस्कस करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। एक बार मुझे कंपनी की डेफिनेशन बताओ, मैं भूल गया यार, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सभी बताओ चलो। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं 2013, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट बीसी, इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज 11। क्यों पढ़ा रहा हूं, अब समझ में आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, पहला डिफरेंस, यहां पे इंक्लूड से यहां पे मीन्स था। बेसिक डिफरेंस देखो, यहां पे मीन्स था और यहां पे क्या है? मीन्स मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, यही मतलब यही। इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है। बेटा देखना, जितना अच्छे लेवल का आपका इंटरप्रिटेशन होगा उतनी अच्छी जॉब, उतने अच्छे पैकेज। इंटरप्रिटेशन लेवल, आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, और वो कब होगा? जब दिमाग खुला हुआ होगा और मन से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे। और समझ के पढ़ने में समय लगता है, मैं पहले बताऊं। रटने में, शॉर्टकट में जल्दी हो जाता है सारा काम। बच्चा बोलता है ना सर आप तो इंपोर्टेंट बता दो, क्या हो जाएगा? जीवन खराब कर रहा है आगे। सारे प्रोविजन पढ़ने, सारे चैप्टर पढ़ने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि लो बनाने वाले ने, तुम तो ये सोचो मुझे लो बनाना है इन फ्यूचर, ये मत सोचो अरे लो अपन बना पाएंगे क्या। अरे बेटा बनाया तो इंसान नहीं है ना। जितना अच्छा आपका सोच होगी उतना आगे जाएंगे आप। तो देखो, लो बनाने वाले ने मेरे बच्चे यहां पे मीन्स लिखा और यहां पे इंक्लूड्स लिखा, तो कुछ तो सोच के लिखा होगा ना यार। मीन्स मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव मतलब यही, इसके अलावा किसी और को कंपनी नहीं बोलेंगे। लेकिन बॉडी कोऑपरेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स, मतलब ये डेफिनेशन कौन से नेचर की है? इंक्लूसिव नेचर की। ये डेफिनेशन है मेरे बच्चे इंक्लूसिव नेचर की। इंक्लूसिव मतलब इसमें और भी चीजें शामिल कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? बॉडी कोऑपरेट। क्या बोलेंगे उसको? बॉडी कोऑपरेट। क्या इंडियन कंपनी को बॉडी कोऑपरेट नहीं बोलेंगे क्या? हां बोलेंगे ना बेटा, इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है। इन्होंने बोला, हिंदी करते हैं, बॉडी कोऑपरेट में बाहर बनी हुई कंपनी भी शामिल होगी, यानी कि इंडिया की कंपनी भी। तो इंडियन कंपनी को भी बॉडी कोऑपरेट बोलते हैं, फॉरेन कंपनी को भी बॉडी कोऑपरेट बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो क्या इसकी कोई डेफिनेशन है कंपनी लॉ में? इसकी डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? क्या इसको बॉडी कोऑपरेट भी बोलेंगे? यस। क्या इसको बॉडी कोऑपरेट भी बोलेंगे? यस। एग्जांपल नंबर 2, XYZ INC, नाम के पीछे INC है, फॉरेन में बनी हुई है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, having place of business in India, having place of business in India। इसकी कोई डेफिनेशन है कंपनी लॉ में? यस। क्या नाम से? क्या ये बॉडी कोऑपरेट है? यस।
यस, कंपनी बाहर बनी हुई ना, रजिस्टर्ड हाउस ऑफ इंडिया। तीसरा एग्जांपल सनी आईएनसी, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, सॉरी, हाँ, रजिस्टर्ड आउटसाइड बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, ये फॉरेन कंपनी है। क्या इसके बारे में कंपनी लॉ में कोई प्रोविजन है? क्या इसके बारे में कोई डेफिनेशन है? लेकिन क्या ये बीसी है? हाँ, बीसी यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी भी आएगी, इंडियन कंपनी भी आएगी, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आएगी। रीजन, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी नहीं लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर यहां पे लिखा हुआ होता फॉरेन कंपनी, सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड फॉरेन कंपनी, तो सिर्फ फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नहीं आता। बोलो आया? तो ये हमने थोड़ा सा आज बेसिक देखा। ये बेसिक हम लोगों ने देखा कि हमको पढ़ना कैसा है, हमको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कल से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो सिलेबस मैंने आप लोगों को आज बताया था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस।